हेलो स्टूडेंट्स, देखो बहुत सारे कंपाउंड पढ़ लिए भैया हमने तो। डी ब्लॉक में हमने सल्फेट पढ़ लिए, क्लोराइड पढ़ लिए, ऑक्साइड पढ़ लिए ऑफ कॉपर, जिंक, आयरन। अब दो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो एनसीईआरटी में, वो दो कंपाउंड हैं कौन? पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड KMnO4। KMnO4 और K2Cr2O7 we shall take now most important compound particularly for JEE main as well as for JEE advanced। हालांकि इसमें पढ़ने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, सब कुछ तो हम पढ़ा चुके। पूरे जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां तहां क्वालिटेटिव एनालिसिस में किसी को भी ऑक्सीडाइज करना हो तो नाम दिमाग में क्या नाम आता है? KMnO4 और K2Cr2O7। तो KMnO4 K2Cr2O7 20-50 बार हम जहां तहां क्वालिटेटिव एनालिसिस में जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वी हैव यूज्ड इट। बट अब चूंकि है यहां पर तो हमें वो रिपीटिशन करना होगा। मैं नई बात बहुत कम बता पाऊंगा। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग विल बी न्यू, कि हाउ इट इज मैन्युफैक्चर्ड, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट्स रेस्पेक्टिव ओर्स। तो चलो बात करते हैं KMnO4 K2Cr2O7 में। पहले लेते हैं KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम पर मैंगनेट, KMnO4। तो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, we shall talk about preparation from pyrolusite ore। पायरोल्यूसाइट ओर क्या होता है? MnO2। MnO2 एक ओर है मैंगनीज का, नेचुरली अकरिंग है ये पायरोल्यूसाइट। इसी से मेनली मैन्युफैक्चर करते हैं KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। तो पायरोल्यूसाइट ओर से कैसे ऑब्टेन करें? ये फर्स्ट मेथड है जिसमें MnO2 इसको फ्यूज किया जाता है, फ्यूजन किया जाता है विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और K2CO3 प्लस O2 या पोटेशियम नाइट्रेट की मदद से, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में वर्क करते हैं, +4 को ऑक्सीडाइज करके फ्यूजन किया जाता है। दिस इज फ्यूजन। फ्यूजन मतलब हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करा देते हैं और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो बनाता है K2MnO4, ग्रीन मास। अच्छा, ये पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है, ये पोटेशियम मैंगनेट है। ध्यान दो, ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है और ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पोटेशियम परमैंगनेट। तो K2MnO4 इज फॉर्म्ड +H2O। तो ग्रीन मास इज ऑब्टेन्ड। ये ग्रीन मास है, या तो इसमें CO2 मिला दो प्लस एसिडिक मीडियम में, तो इट विल अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन टू फॉर्म KMnO4 प्लस MnO2 डिस्प्रपोर्शनेशन। या फिर दिस कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड बाय क्लोरीन और ओजोन as a powerful oxidizing agent and then it will form KMnO4 plus वो KCl या O2 will be liberated out। अब बात आती है सर, K2MnO4 को एक तरफ तो ऑक्सीडाइज करवा दिया +6 से +7 विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन और ओजोन। समझ में आ रहा है? ओजोन इज सच ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, करवा सकता है ऑक्सीडाइज। इधर CO2 मिलाया और मीडियम एसिडिक कर दिया तो भी ऑक्सीडाइज हो गया। ये नहीं, ये डिस्प्रपोर्शनेट हुआ है। CO2 में कोई ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ना है। कभी सोचो कि CO2 भी इनके बराबर में खड़ा है Cl2 और ओजोन के। नहीं, Cl2 ओजोन पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, CO2 में कोई ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी नहीं है। वो तो इसकी नेचर है मैंगनेट आयन की कि ये जिंदा नहीं रह पाता। इट कैन रिमेन जिंदा ओनली इन स्ट्रांगली बेसिक सोल्यूशन, अदरवाइज इट अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज ए नोट 5 स्टार रेटेड दे दो, 5 स्टार वेरी इंपॉर्टेंट करके। क्या परमैंगनेट केवल कहां जिंदा रहेगा? MnO4 2-, परमैंगनेट नहीं, मैंगनेट कहां जिंदा रहता है? इज स्टेबल ओनली इन स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम। इन एसिडिक और न्यूट्रल और वीकली बेसिक मीडियम
इट डिस्प्रपोर्शनेट्स। कैसे डिस्प्रपोर्शनेट? MnO4 2 माइनस अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन इन एसिडिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम और स्लाइटली बेसिक मीडियम। डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा और बनाएगा MnO4 माइनस प्लस MnO2 का PPT, मैंगनीज डाइऑक्साइड, और ये पर्पल सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है, पर्पल। याद रखो K2MnO4 का कलर ग्रीन होता है और KMnO4 का कलर पर्पल होता है। इट इज अ पर्पल कंपाउंड, पर्पल सॉलिड। बहुत ही इंटेंस कलर होता है पर्पल सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि MnO4 2 माइनस जिंदा ही केवल कब रह पाएगा? ओनली इन बेसिक मीडियम, स्ट्रांगली बेसिक मीडियम। अदरवाइज नॉर्मल बेसिक है या न्यूट्रल है या एसिडिक मीडियम है, जिंदा नहीं रह सकता। इट विल अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन टू गिव व्हाट? MnO4 माइनस एंड MnO2। कहां से कहां आ गया? +6 से comes to +7 as well as +4. Guys, this is a very important reaction. You have to remember, this is very important for JEE Main, for JEE Advanced, for everything that you are supposed to remember. आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से पहला प्रिपरेशन था फ्रॉम पाइरोलुसाइड ओर। लार्ज स्केल प्रोडक्शन इज डन ऑन दिस बेसिस। लिख लो जरा, नोट करो पूरी बात। सबसे महत्वपूर्ण कंपाउंड चल रहा है इस टाइम पे। नाउ लेबोरेटरी मेथड। टू लेबोरेटरी मेथड, लैब मेथड। लैब के अंदर हाउ इट इज डन? मैंगनस सॉल्ट्स आर ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड बाय पर ऑक्सोडाइसल्फेट। कौन है ये पर ऑक्सोडाइसल्फेट? मार्शल्स एसिड का एनायन S2A2-। तो जैसे Mn2 प्लस है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है परऑक्सी लिंकेज होने की वजह से। दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दिस ऑक्सीडाइजेज दिस टू MnO4 माइनस प्लस SO4 2-। Mn2 प्लस की क्वालिटेटिव एनालिसिस की रिएक्शन में हम पढ़ भी चुके हैं। PbO2 से भी ऑक्सीडाइज करा सकते हो एंड लाइक दिस। So this kind of solution is obtained. Commercial method, ये भी इंपॉर्टेंट है। KMnO4 का हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, K2Cr27 का हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कॉमर्शियल मेथड, alkaline oxidative fusion, oxidative fusion of MnO2 followed by electrolytic oxidation। तो alkaline oxidative fusion of MnO2 followed by electrolytic oxidation। electrolytic oxidation of MnO4 2-। कैसे? जरा रिएक्शन लिखो। तो MnO2, ये रिएक्शन हमने पहले पढ़ी भी थी पाइरोलुसाइड ओर से। तो KOH या K2CO3 के साथ एयर O2 के साथ फ्यूजन करवाते हैं, या पोटेशियम नाइट्रेट, ये मेथड पढ़ा भी था हमने। फ्यूजन कराया, हमें ग्रीन मास मिलता है K2MnO4, ग्रीन मास। इसका इलेक्ट्रोलाइटिक, तो इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो एनोड पर मिलता है
KMnO4 कैथोड पर मिलता है हाइड्रोजन गैस। तो KMnO4 can be produced like this. So this is also one of the method we should remember. तो electrolytic oxidation in basic solution. Again this is also important. Read NCERT for all this. बाकी मैं सब बता ही रहा हूँ, याद करने की चीज है, याद करें। बाकी अब कुछ नया नहीं है KMnO4 में। सेकेंडरी टाइट्रेंट है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हर किसी को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी है, हर किसी को निपटाना चाह रहा है ये। कौन? KMnO4 सच ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एसिडिक मीडियम में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Mn2+ में कन्वर्ट होता है। नोट करो ये हुए प्रिपरेशंस। Now properties. Coming to properties, जैसे ये तो दो आयन है ना, MnO4 2- एंड MnO4-। मैंगनेट आयन पैरामैग्नेटिक है ये, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर आयन। दिस इज और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है दोनों की। दिस इज ऑल्सो टेट्राहेड्रल मगर डायामैग्नेटिक। कौन? नाम क्या है इसका? नाम क्या है? ये तो मैंगनेट था, पर मैंगनेट आयन, टेट्राहेड्रल आयन है, डायामैग्नेटिक है। स्ट्रक्चर्स वुड बी लाइक दिस, tetrahedral, but because of the delocalization of the pi electrons, all the MnO bond lengths are equal. Because of the delocalization of the pi electrons, all the bond lengths are equal. ये सब केमिकल बॉन्डिंग के छोटे मोटे हल्के फुल्के फूंक मारने लायक ऐसे वाले पॉइंट्स हैं जो कि आपको आने चाहिए। एंड हो रहा है आपका, सॉरी आपका एंड नहीं, मतलब सिलेबस का एंड होने वाला है मेरे बच्चों। आपका एंड कैसे होगा? आपका तो उदय हो रहा है, आप तो ग्रो कर रहे हो, बढ़ने का टाइम है आपका। तो सिलेबस का एंड हो रहा है। ऐसे में तो स्टूडेंट्स एकदम बिल्कुल पीक पे होते हैं, तलवार की धार की तरह होती है उनकी समझने की जो कला है, एबिलिटी है। ब्रेन उनका तलवार की धार की तरह चलता है, बस हिंट दे दो सटासट कर देंगे सब कुछ। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो पढ़ लिया आपने। अब तो मैं ये फैक्चुअल चीज़ें बता रहा हूँ और कुछ नया भी नहीं बता रहा हूँ। तो ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं, एनसीईआरटी ने जो कि मेंशन की हैं, यू शुड रिमेंबर। दूसरा, अच्छा KMnO4 पर्पल कंपाउंड है, इस पर्पल सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, पर्पल कलर्ड, डीप कलर्ड सॉलिड होता है। हीटिंग इफेक्ट, KMnO4 को अगर स्ट्रांगली हीट करो एट अराउंड 513 केल्विन, ये टेम्परेचर मेंशन है इन एनसीईआरटी, तो रिमेंबर, तो मिल जाएगा K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस H प्लस O2। O2 गैस इज इवॉल्व्ड आउट। ये रिएक्शन कोई नई नहीं है, पढ़िए कहाँ? नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली में, ऑक्सीजन के प्रिपरेशन मेथड में KMnO4 और K2Cr2 जैसे K2Cr2O7 जैसे कंपाउंड्स को अगर हीट करते हो स्ट्रांगली, O2 गैस इज इवॉल्व्ड आउट, मिल गई। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यू शुड रिमेंबर। पर्पल सॉलिड है और इस तरीके से यूज होता है। कंसंट्रेट रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेट H2SO4, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक्सप्लोसिव Mn2O7 इज फॉर्म्ड। थोड़ा सावधान रहें रिएक्शन से, तो KMnO4 थोड़ा एक्सेस में लेते हैं। व्हेन इट इज रिएक्टेड विद H2SO4 concentrated, then it forms Mn2O7. No, it is not a redox reaction. ये कोई redox reaction नहीं है। प्लस KHSO4 प्लस H2O. This is explosive.
कट तो नहीं किया, मैं जरा चेक कर लूँ, वैसे नहीं होगा, मैंने चेक करा था वैसे, ठीक है। अच्छा यहीं पे एक रिएक्शन थर्ड के बाद फोर्थ, कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ रिएक्शन ऑक्सीडाइज कर देगा, तो KMnO4 कॉन्सेंट्रेट HCl को ऑक्सीडाइज कर देता है और एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम तो है ही, तो इट कन्वर्ट्स इनटू MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। तो concentrate HCl is oxidized into Cl2 when KMnO4 is reacted. तो रिएक्शन विद concentrate H2O4 में एक्सप्लोसिव Mn2O7 फॉर्म्स, नॉट ए redox रिएक्शन। ये redox रिएक्शन है। HCl कैन बी ऑक्सीडाइज इजीली, इजीली तो नहीं क्योंकि Cl2 भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट KMnO4 है वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए जब भी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में या टाइट्रेशंस के दौरान हम KMnO4 यूज करते हैं तो हम एसिडिक मीडियम मेंटेन करने के लिए HCl का इस्तेमाल नहीं करते। वाइल यूजिंग KMnO4 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एक ही बात है वो। While using KMnO4 to make acidic nature, to make solution acidic, H2SO4 is preferred। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, IIT ने ये पूछा हुआ है, ये वाला पॉइंट IIT ने इसको पूछा हुआ है कि जब भी KMnO4 का इस्तेमाल करते हैं एज ए वॉल्यूमेट्रिक, एज ए टाइट्रेंट और एज ए सब्सटेंस रिएजेंट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, तो हम एसिडिक मीडियम मेंटेन करने के लिए H2SO4 इस्तेमाल कर रहे हैं, HCl को प्रेफर नहीं करते, यूज नहीं करते। हु इज प्रिफर्ड? H2SO4 इज प्रिफर्ड। लिखो ये रिएक्शन। अब बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग नेचर। बस ऑक्सीडाइजिंग नेचर ही तो है सब कुछ इसके पास, जिसको देखो उसको ऑक्सीडाइज करने को तैयार बैठा है। कौन? KMnO4। SRP इज क्वाइट हाई, एसिडिक मीडियम में इट इज 1.52 वोल्ट। 1.52 वोल्ट इंडिकेट्स दैट इट इज ए गुड पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इवन K2Cr2O7 से भी ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये KMnO4। K2Cr2O7 का एसिडिक मीडियम में जो SRP है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डेटा, that is 1.33 volt। फोर्थ, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। हालांकि इससे पहले जो HCl की रिएक्शन थी वो भी ऑक्सीडाइजिंग नेचर ही था, बट इन जनरल ऑक्सीडाइजिंग नेचर में हम काउंट करें, ये बात जरूर सबको याद रखनी है कि MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में इट कन्वर्ट्स टू Mn2 प्लस व्हेन रिएक्टेड विद रिड्यूसिंग एजेंट। न्यूट्रल और वीकली बेसिक और सिंपली बेसिक भी लिखा हो तब भी क्या बनाना है? MnO2। और यदि स्ट्रांगली बेसिक लिखना है तो स्ट्रांगली बेसिक अगर मीडियम होगा तो इट विल बी ऑक्सीडाइज टू, इट विल बी कन्वर्टेड टू MnO4 2 माइनस प्लस 6 में, प्लस 4 में, प्लस 2 में, कहां से? प्लस 7 से। अकॉर्डिंगली द वैलेंसी फैक्टर ऑफ MnO4 माइनस, जरूरत पड़ेगी इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, और सेकेंडरी टाइट्रेंट है ये, तो इसका स्टैंडर्डाइजेशन हमेशा करना पड़ता है। हालांकि ये सब बातें हम बात करते हैं कब? इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। तो MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में जब रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करेगा तो Mn2 प्लस में जाएगा, वैलेंसी फैक्टर विल बी 5, न्यूट्रल मीडियम में वैलेंसी फैक्टर विल बी 3 एंड स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में वैलेंसी फैक्टर विल बी 1। अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट आल्सो। ऑक्सीडाइजिंग नेचर में देखो भाई क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज करेगा। मान लो एसिडिक नेचर, इसको ऐसे डिवाइड कर लो, इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में मतलब कहां चला जाएगा? MnO4 माइनस कहां पहुंचेगा? Mn2 प्लस में। ठीक है, तो ऑक्सिलेट को कहां पहुंचा देगा? CO2। H2S को सल्फर, सल्फाइड आयन सॉल्ट में भी है तो भी सल्फर, नाइट्राइट, नाइट्रेट, I माइनस एसिडिक मीडियम में I2, थायोसल्फेट, SO4 2 माइनस, फेरस,
फेरिक, लाइक दैट इट इज सच ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैंने बता दिए H2O2 ऑक्सीडाइज कर देगा O2 में, यही काम है इसका, जिसे जो मिले उसे ऑक्सीडाइज करने को तैयार बैठा है। ये कौन? KMnO4। अच्छा, इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में, हालांकि ये वाली रिएक्शन को हम बेसिक मीडियम में ले लेंगे, बेसिक मीडियम में ही प्रेफर करते हैं। हालांकि एसिडिक मीडियम होते ही सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो जो होता है वो अनस्टेबल हो जाता है, H2SO3 इज अनस्टेबल, तो उसको हम इधर ले लेंगे। तो जैसे I- को बेसिक मीडियम में KMnO4, ये JE में IV रिएक्शन है, कोई खास बात नहीं है, बट IO3- में कन्वर्ट करता है, क्योंकि बेसिक मीडियम में I2 बना भी होगा, बट I2 अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन इन द बेसिक मीडियम। ये इंपॉर्टेंट बात थी। साथ में S2O3 will be converted to SO4 So like that basic medium के reactions हैं that you are supposed to remember। खुद कहाँ जाएगा? MnO4- बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है MnO2। So that is a reaction। ये थे मीडियम में रिएक्शन। इसके बाद अनदर रिएक्शन, फिफ्थ, मैंगनस सॉल्ट Mn2+ को ऑक्सीडाइज करता है MnO4- इन द बेसिक मीडियम and it converts to MnO2। and what is the catalyst? Zinc oxide or zinc sulfate catalyst है ये। Again this is a very important reaction। manganese salts are oxidized to MnO2। is oxidized to MnO2। तो ये हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। बस एक ही तो प्रॉपर्टी है मेन, व्हाट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंगनस सॉल्ट को भी ऑक्सीडाइज कर देगा एक तरीके से। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्रपोर्शनेशन। दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्रपोर्शनेशन। तो इस तरीके से आप ये बात कह पाते हो। यूजेज, सबसे बड़ा यूज तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, टाइट्रेंट के रूप में काम करते हैं। तो लिखो एक बार पहले जरा ये बातें, नोट इट डाउन। uses as an oxidizing agent in laboratory, bleaching substance, bleaching agent for silk, cotton, वूल एटसेट्रा, इनको ब्लीच करने में काम में आता है। बेयर्स रिएजेंट, एल्कलाइन, KMnO4 is called बेयर्स रिएजेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज में आता है। अच्छा, एक नोट करके एक पॉइंट लिख लो कि KMnO4 इज सेकेंडरी टाइट्रेंट। हालांकि इसको डिटेल में हम बात करते हैं इन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, इज सेकेंडरी टाइट्रेंट। तो गाइज ये थे, हालांकि KMnO4 की रिएक्शंस कोई नई रिएक्शन नहीं है, बस प्रिपरेशन वाज न्यू टू अस। प्रिपरेशन हमें पढ़ना था मेनली फ्रॉम पायरोल्यूसाइट ओर। तो पायरोल्यूसाइट ओर से हम मेनली प्रिपेयर करते हैं, वो मेथड हमने पढ़ा। ये KMnO4 था, इसी का दूसरा छोटा भाई, ज़्यादा छोटा नहीं है, थोड़ा सा पोटेंशियल कम है, इसलिए थोड़ा सा इतना पावरफुल नहीं है, बट अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन? K2Cr2O7। ऑरेंज रेड सॉलिड है वो, क्रिस्टलाइन सॉलिड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। नोट करो और अगला कंपाउंड लिखेंगे K2Cr2O7।
एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए, दैट इज मस्ट, चाहे वो जेई मेन हो चाहे वो जेई एडवांस्ड हो। जेई मेन तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ जाओ ना, सफिशिएंट, क्वेश्चन बाहर से आएगा ही नहीं। अगला पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, ऑरेंज रेड सॉलिड है ये। नंबरिंग डाल लेना कंपाउंड की, मैंने लास्ट में इन दोनों कंपाउंड की नंबरिंग की नहीं है, शायद 11 हो गए थे, 12 13 कुछ ऐसा होगा, देख लेंगे। प्रिपरेशन, जैसे पायरोल्यूसाइट ओर से हम KMnO4 बनाते हैं ना, ऐसी क्रोमाइट ओर से बनाते हैं, फ्रॉम क्रोमाइट ओर। What is chromite ore? It is a mixed oxide of ferrous oxide Cr2O3, और कई बार इसे ऐसे बोलते हैं FeCrO4, क्रोमाइट ओर बोलते हैं इसको। तो इसका ऑक्सीडेशन रोस्टिंग कराते हैं, तो फ्रॉम क्रोमाइट ओर रोस्टिंग, रेवर्बरेटरी फर्नेस में इसकी रोस्टिंग कराई जाती है। तो FeCrO4, ये पूरी इक्वेशन भी ऐसे याद कर लेना स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ। 8Na2 सोडियम कार्बोनेट बेसिक मीडियम में, और फ्यूजन हीट कराते हैं स्ट्रांगली, एयर्स में O2 प्रेजेंट होती है और इसको रोस्टिंग कराई जाती है। रोस्टिंग का मतलब एयर सप्लाई करके हीट किया जाता है अच्छे खासे हाई टेम्परेचर में, बट बिफोर और बिलो द मेल्टिंग पॉइंट। सोडियम क्रोमेट येलो सॉलिड इज ऑब्टेन्ड प्लस 2Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड एंड CO2 इज इवॉल्व्ड आउट। रेडॉक्स रिएक्शन है हीट करने पर, हालांकि सोडियम क्रोमेट है, H2SO4 सॉल्यूशन में मिलाएंगे, एसिडिक मीडियम करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है Na2Cr2O7। इसमें अगर KCl मिला दो तो फिर K2Cr2O7 बन जाता है, बिकॉज सॉल्युबिलिटी ऑफ K2Cr2O7 इज लेस देन सॉल्युबिलिटी ऑफ Na2Cr2O7। तो ये क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड, crystals are formed, orange red। तो K2Cr2, अच्छा ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्रोमेट का डाइक्रोमेट में कन्वर्जन इन एसिडिक मीडियम, तो याद रखें दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका यूज भी आएगा। क्रोमेट जो है एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से लिखा भी है इस बात को, ये येलो सॉल्यूशन होता है, एसिडिक मीडियम कर दो तो है तो +6 ही, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, Cr2O7 2- में कन्वर्ट हो जाएगा, +6 में ही है, डाइक्रोमेट में ऑरेंज रेड सॉल्यूशन, और वापस अगर मीडियम बेसिक कर दो तो ऑरेंज रेड विल कन्वर्ट इनटू क्रोमेट। तो क्रोमेट इज येलो, डाइक्रोमेट इज ऑरेंज रेड, इंटर कन्वर्जन हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम। तो पीएच चेंज करने पर इनके कलर चेंज हो जाते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द इंटर कन्वर्जन ऑफ द क्रोमेट इनटू डाइक्रोमेट एंड वाइसे वर्सा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जेई मेन में आ रखा है पॉइंट, जेई मेन में तो नहीं मगर वो AI-EEE में, जैसे हम जेई में, अब हम जिसे जेई मेन बोलते हैं, तो दिस इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट्स आर सपोज टू रिमेंबर। दिस इज द मेन प्रिपरेशन मेथड बाय विच K2Cr2O7 is formed. This is also important laboratory chemical and a good oxidizing agent. नोट करो ये पूरी बात, प्रॉपर्टीज लेंगे। Now coming to properties, वन प्रॉपर्टीज में जैसे एक ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड है और स्ट्रक्चर अगर देखें तो CrO4 2- Cr2O7, ये क्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन। स्ट्रक्चर देखोगे तो वुड बी लाइक दिस, O-, डबल बॉन्ड O, बट ऑल द CrO बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल बिकॉज ऑफ डिलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स, जिसे रेजोनेंस बोलते हो। यहां पर ऑक्सीजन इज ब्रिज्ड, वन ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड O, O-, डबल बॉन्ड O,
बट these three CRO bonds are equal, तो terminal 6 CRO bonds are equivalent due to resonance. Resonance means delocalization of pi electrons. तो 6 टर्मिनल बॉन्ड CRO bonds they are equivalent. इनमें कोई बॉन्ड लेंथ का डिफरेंस नहीं है. ऑल द बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, ऑल द बॉन्ड एनर्जीज आर इक्वल इन टर्मिनल बॉन्ड्स. तो ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं. ऑक्सीडाइजिंग नेचर, a little less powerful oxidizing agent than KMnO4, बट अच्छा पावरफुल. हर वो काम करता है क्या एसिडिक मीडियम में. इन एसिडिक मीडियम में यूज करते हैं इसको, क्योंकि बेसिक मीडियम में तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमेट आयन में. तो एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट आयन कन्वर्ट्स टू Cr3+. अच्छा, क्या वही रिएक्शन ऑक्सीलेट को CO2 में, Na2SnO2 को Na2SnO2 स्टेनेट में, स्टेनाइट कन्वर्ट्स टू स्टेनेट. बिल्कुल सिमिलर. सल्फाइड आयन को सल्फर में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में. सो लाइक दैट केमिकल रिएक्शंस इट डज. फेरस को फेरिक में, I- को I2 में. सो दीज आर द केमिकल रिएक्शंस इट डज. बाकी सब रिएक्शन सिमिलर है. सल्फाइड को सल्फेट में, और खुद कहां जाएगा क्रोमियम 3+. क्रोमियम 3+ का सोल्यूशन ग्रीनिश हो जाता है. तो इस तरीके से ये होता है. दैट्स इट. दीज आर रिएक्शंस. हीटिंग इफेक्ट ऑल्सो वी शुड लर्न. K2Cr2 पढ़ रखा है जब हम नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली पढ़ रहे थे. K2Cr2O7 को स्ट्रांगली जब हीट करते हैं तो बनाता है K2CrO4 प्लस Cr2O3. और कौन सी गैस लिबरेट होती है? ऑक्सीजन के बनाने के मेथड्स होते हैं. ये पढ़ रखा है इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन. KMnO4 को हीट करते हैं तो O2 मिलती है. K2Cr2O7 को हीट करते हैं तो भी O2 मिलती है. सो हीटिंग इफेक्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर. बाकी अब बात करेंगे यूजेस के. एक बार पहले नोट करो, वी शैल टॉक अबाउट यूज. बाकी कोई खास बात नहीं है. प्राइमरी स्टैंडर्ड है ये. दिस इज प्राइमरी स्टैंडर्ड. तो लिखो यूजेस में, इसको नोट करें. यूजेज ऑफ K2Cr2O7. पहला तो यही, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन लेबोरेटरी. दूसरा प्राइमरी स्टैंडर्ड है. इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इट इज यूज्ड. In volumetric analysis it is used. Chromalum, preparation of क्रोमेलम, जैसे पोटाश एलम होता है ना, बस एल्यूमिनियम की जगह या क्रोमियम आ जाएगा. जैसे K2SO4 Cr2SO4 थ्राइस कितने H2O? 24 H2O. फॉर्मूला तो पता ही है. क्रोमेलम बनाने में काम में आता है, लेदर इंडस्ट्री में काम आता है. NCERT का पॉइंट है ये, याद रखेंगे. और टू मेक और मैन्युफैक्चर एजो कंपाउंड्स. तो एजो कंपाउंड्स बनाने में भी काम में आता है. तो गाइज ये थे इनके मेन यूजेस. ये था KMnO4, K2Cr2O7. ऑल द कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक इज ओवर. डी ब्लॉक इज फिनिश्ड. अभी एफ ब्लॉक बाकी है. हालांकि एफ ब्लॉक जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं होता, केवल जेई मेन में होता है, और वो भी बिल्कुल प्योरली एनसीईआरटी में एनसीईआरटी से ही पढ़ूंगा. उसमें जो लिखा है वही याद कर लो, सफिशिएंट है टू ट्रैक और टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ जेई मेन. एडवांस में तो ये आता ही नहीं एफ ब्लॉक. देखो डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में डी ब्लॉक तो हम फिनिश कर चुके.
डी ब्लॉक में उनके जनरल प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स का बिहेवियर, उनके फिजिकल एंड जनरल प्रॉपर्टीज के ट्रेंड्स, कंपाउंड्स भी पढ़ लिए हमने, और वो दो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो KMnO4 K2Cr2O7 थे, दैट ऑल्सो वी स्टडीड। अब बारी एफ ब्लॉक की। एफ ब्लॉक में कंपाउंड्स नहीं पढ़ने, एफ ब्लॉक में बहुत एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, और जो एनसीईआरटी में लिखा है बस वही एक तरीके से बाइबल है फॉर जेई मेन। अच्छा, मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर आपको रिमाइंड करा दूं, जेई एडवांस्ड के सिलेबस में एफ ब्लॉक नहीं होता, डी ब्लॉक होता है, जबकि जेई मेन के सिलेबस में वो सब कुछ है जो एनसीईआरटी में लिखा है। दैट मीन्स डी ब्लॉक भी है और एफ ब्लॉक भी है, और एफ ब्लॉक डिट्टो बिल्कुल एनसीईआरटी से पढ़ना है, बट एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी सी इधर उधर तो होती है, तो उसको डिकोड करने का काम हमारा है ना। हम बताएंगे कि हाउ टू अंडरस्टैंड दोज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स विच आर अ बिट कंफ्यूज्ड एंड अ लिटिल लेस अंडरस्टूड। चलो बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं इसको। पीरियोडिक टेबल में आपको पता है कि थर्ड ग्रुप के अंदर आते हैं ये 4f सीरीज भी और 5f सीरीज भी, लेंथेनम के बाद और एक्टिनियम के बाद रखे हुए 14 एलिमेंट्स को हम 4f सीरीज एंड 5f सीरीज बोलते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट बोलते हैं 4f सीरीज के एलिमेंट्स को। तो लिखो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, नोबल गैसेस, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं 4f एंड 5f सीरीज। तो लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज इस तरीके से बोला जाता है। तो 4f सीरीज और लेंथेनाइड सीरीज। लेंथेनम के बाद वाले एलिमेंट्स हैं, तो लेंथेनम के बाद वाले एलिमेंट्स कहां से कहां तक आएंगे? दे आर फ्रॉम सीरियम से लिट्यूशियम। सीरियम इज 58 to 71, 5f सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। दिस इज एक्टिनियम के बाद थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक। दिस इज 92 103। तो इस तरह के एलिमेंट्स हैं। 4f सीरीज इसलिए बोलते हैं बिकॉज हियर इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड प्रोग्रेसिवली इन 4f ऑर्बिटल्स, और यहां 5f सीरीज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन 5f ऑर्बिटल्स। अब बात आती है एक्टिनॉइड्स। इन्हें एक्टिनाइड और एक्टिनॉइड्स भी बोलते हैं। अब बात आती है जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एफ ब्लॉक का क्या होता है? n-2 f 1 to 10 या 1 से 10 ऐसे लिख दो, एंड n-1 d 0 से 1 ns2। डी में तो मोस्टली एक इलेक्ट्रॉन, मोस्टली 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, यहाँ n-2f और n-1d की एनर्जी काफी क्लोज होती है, तो जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, कैटायन बनाते हैं, तो कई बार डी वाला इलेक्ट्रॉन f में जंप कर जाता है। तो ये सब चेंजेस होते ही हैं। जैसे ही कैटायन बनता है तो रिलेटिव एनर्जीज ऑफ द डी एंड एफ ऑर्बिटल्स चेंज, एंड बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन में अकर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कई बार चीजें याद रखनी पड़ती हैं। और डी में इन मोस्ट ऑफ द केसेस, जैसे 4f सीरीज है, केवल 3 ही एलिमेंट्स रहते हैं जहां डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, वरना डी में मोस्टली 0 ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। दैट वी शैल टॉक। अब हम पूरे एनालिसिस को एफ ब्लॉक में 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। जरा ये नोट करो, फिर बात करेंगे। नोट इट डाउन। The lanthanoids अच्छा, लैंथेनॉइड्स को जनरल रिप्रेजेंटेशन Ln है, लैंथेनम नहीं है। लैंथेनम नहीं, लैंथेनम तो La है, ये लैंथेनॉइड्स बोल रहे हैं Ln। एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है Ln। Ln कोई एलिमेंट नहीं है। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या हैं? लेट अस सी। तो जैसे कई बार जैसे 14 एलिमेंट्स होते हैं 4f सीरीज में, लेंथेनम को भी कई बार हम लेंथेनॉइड्स में काउंट कर लेते हैं बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बिहेवियर इज ऑफ लेंथेनम इज वेरी मच सिमिलर टू द अदर लेंथेनॉइड्स। तो कई बार लेंथेनॉइड्स में लेंथेनम को काउंट कर लेते हैं, बट ट्रूली इट इज नॉट काउंटेड इन
4f सीरीज। 4f में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 4f सीरीज का पार्ट नहीं है, उसे डी ब्लॉक में लेते हैं। बट फिर भी लेंथेनम की प्रॉपर्टीज काफी कुछ 4f से रिलेट करती हैं, तो इसलिए उसे कई बार कई बुक्स कंसीडर करती हैं, प्रॉपर्टीज भी स्टडी करवाती हैं। तो लेंथेनॉइड्स में जैसे लेंथेनम की बात कर लें तो लेंथेनम Ln3+. The most common oxidation state is +3 for lanthanoids and actinoids. जैसे lanthanum outer electronic configuration is 5d1 4s2, here it is 4f0. उसके बाद सीरियम, this is 57, this is 58. सीरियम is 4f1 5d1 6s2 and this is 4f1. ये प्रोग्रेसिवली यूनिफॉर्मली चेंज होते हैं। सीरियम के बाद पैसिडियम होता है Pr, this is 4f3 6s2। लिखते चले जाओ बस Nd, ये एलिमेंट्स हैं, आपको याद भी रखनी है, इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 4f3 4f4 6s2 and this is 4f2, this is 4f3, then Pm 4f5 6s2 4f3, then Sm samarium 4f6 6s2 4f4 4f4 तो हो गया था यहाँ, 4f5, then comes europium 4f7 6s2 4f6, then comes gadolinium. Gadolinium is 4f7 5d1 6s2 and here it forms 4f7. और भी एलिमेंट्स ले लेते हैं। लेंथेनम 3+, because the most common oxidation state of the 4f series and 5f series is +3 oxidation state. However, they can form the compound in +2 +4 and other oxidation states also, but commonly most common is +3. तो जैसे TB is 4f9 6s2, तो यहां से 4f8 आ गया। TB के बाद DY 4f10 6s2 4f9 आ गया। देन HO 4f11 6s2 4f10 आ गया। ER 4f12 6s2 4f11 आ गया। TM 4f13 6s2 4f12, YB 4f12 4f14 6s2 4f13, lutetium 71, this is 4f14 5d1 6s2 4f14। तो गाइज ये हैं कॉन्फ़िगरेशन, जरा मार्क करो, ये याद करो, रिमेंबर डी ब्लॉक में अगर आप पुराने AI-EEE वाले क्वेश्चन देखो या जेई मेन क्वेश्चन देखो, सबसे कॉमन क्वेश्चन ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर, ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पर, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बेसिस पर, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, एक तो ये एलिमेंट्स याद रखने हैं आपको, पर्टिकुलरली 4f सीरीज तो पक्का याद रखनी है, 5f का पहला और आखिरी एलिमेंट भी याद करो तो चलेगा, बट 4f सीरीज यू शुड रिमेंबर। उसमें जरा मार्क करना, अच्छा यहां से शुरू हुई है ये सीरीज 4f सीरीज, लेंथेनम इज नॉट द पार्ट ऑफ 4f सीरीज। तो ये एक एलिमेंट है, गैडोलिनियम है और LU है, ल्यूटीशियम। तो कहने का मतलब ये है कि जो n-1d इलेक्ट्रॉन है, आउट ऑफ द टोटल 14 एलिमेंट्स ओनली 3 एलिमेंट्स हैव, तो आउट ऑफ टोटल
14 elements of 4f series lanthanoids only 3 elements in ground state have electron in 5D। 5D में कौन कौन है वो? एक तो सीरियम, गैडोलिनियम एंड ल्यूटीशियम, ये 3 में है, वरना डी का इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, एफ में इलेक्ट्रॉन है, एस में इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, एक बात और ध्यान से देखो, रेगुलर ट्रेंड्स नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, बट Ln3+ मतलब लैंथेनॉइड्स जो भी हैं उनका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में देयर इज अ रेगुलर वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द f ऑर्बिटल्स। f सबशेल में जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज वेरी रेगुलर। नोट करो, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्क भी करो जो पॉइंट मैंने मार्क किया है। याद करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा और फटाक से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर f ब्लॉक पढ़ा है ना, 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। याद होगा वो 5 पेजेस जो एनसीईआरटी में लिखे हैं वो कर लो, एक क्वेश्चन पक्का आएगा पेपर के अंदर। नोट इट डाउन। Now let us talk about the properties like oxidation state, atomic radius, ionic radius. So these kind of things, किस तरीके से compounds बनाते हैं, reactivity. First, oxidation state. Oxidation state में the most common oxidation state is +3. However, they can show +2 as well as +4 oxidation state. So most common oxidation state of Ln is +3. +3 में most commonly पाए जाते हैं। 4n configuration Ln3+, lanthanoids +3 में have configuration 4fn, n is equal to 1 to 14। तो Ln3+ में एक यूनिफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन है 14 एलिमेंट्स में, 4fn, n जैसे 4f1, 4f2 and so on. So they show the configuration and uniform configuration in the +3 oxidation state. However, they may show +2, +4 oxidation state too. जैसे एग्जाम्पल सीरियम 4+, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री मतलब एज ए टाइट्रेंट के रूप में इसे इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीडाइज करने में काम आता है। इसे वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये काफी फेवर्ड भी है। व्हाई इट इज फेवर्ड? इट इज फेवर्ड एज इट हैज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ज़ीनॉन टाइप, ज़ीनॉन कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। अच्छा, फिर भी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? कारण है केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट द बेसिस फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इन द एक्वस मीडियम डिपेंड्स ऑन आयोनाइजेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनी फैक्टर्स। ये कोई नई बात नहीं है, ये हम खूब पढ़ चुके हैं इन पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, वी हैव स्टडीड ऑल दिस। तो इस तरीके से ये सीरियम 4+ बोलते हो, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। SRP क्या है? सीरियम 4+ और सीरियम 3+ का PT, इसका SRP डेटा जो है दैट इज 1.74 वोल्ट। अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इवन इट कैन ऑक्सीडाइज water, but oxidation of water is kinetically slow.
kinetically very slow. So cerium sulfate is commonly used as oxidizing agent. ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीरियम के बारे में। सीरियम के ऊपर क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, याद रखें। सीरियम सल्फेट को हम पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में एक्वस मीडियम में यूज करते हैं, जबकि ये वाटर को ऑक्सीडाइज कर सकता है, करता नहीं है, क्योंकि थर्मोडायनेमिकली रिएक्शन इज वायबल बट काइनेटिकली रिएक्शन इज हिंडर्ड। ऐसा तो डायमंड भी होता है, डायमंड का ग्रेफाइट में कन्वर्जन इज थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड बट काइनेटिकली इट इज सच स्लो द डायमंड ओवर द डेकेड्स, ओवर द सेंचुरीज इट डज नॉट लूज इट्स टेक्सचर और शाइन। जैसे डायमंड ग्रेफाइट में थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल है कन्वर्ट होना, होता नहीं है, काइनेटिकली स्लो प्रोसेस, एक्सट्रीमली स्लो। ऐसी ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर बाय सीरियम +4 इज ए वेरी स्लो प्रोसेस। यही कारण है इतनी देर में तो हमारा टाइट्रेशन भी हो जाएगा, इतनी देर में तो हम एनालिटिकल रिएजेंट के रूप में उसे इस्तेमाल भी कर लेंगे, तो हम सीरियम 4+ को इस्तेमाल कर लेते हैं एक्वस मीडियम में एज ए एनालिटिकल एजेंट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यू शुड रिमेंबर दिस डेटा। अच्छा, और एक पॉइंट, जैसे EU यूरोपियम 4F7 6S2, इसमें अगर देखें तो EU2+ हैज 4F7 configuration, yet it is a powerful reducing agent. ये एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है एंड कन्वर्ट्स टू EU3+। अब स्टूडेंट्स को यहां बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर ये तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो EU2+ तो ऐसे ही रहना चाहिए, ये क्यों EU3+ में कन्वर्ट हो रहा है? अरे भैया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट द ओनली बेसिस फॉर द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्वस मीडियम में स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइडेड बाय हाइड्रेशन एंथैल्पी, sublimation enthalpy, ionization energy and of course electronic configuration also. तो there are so many factors, तो ये याद रखें। अगेन ये एनसीईआरटी में मेंशन है, सब पॉइंट्स याद रखें। ऐसे ही आएगा जेईई मेन में, ऐसे ही रखा हुआ आएगा, बस लड्डू है उठाओ और खा लो, ऐसा पेपर क्वेश्चन में आएगा। ये नहीं पढ़ा हुआ तो होगा नहीं आपसे, इसलिए एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। मैं भी एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूं, ये पर्टिकुलरली एफ ब्लॉक। नोट करो ये ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एटॉमिक साइज। Second, atomic and ionic size. एटॉमिक साइज थोड़ा सा इरेगुलरली वेरी करते हैं, बट आयनिक रेडियस रेगुलरली डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो एटॉमिक साइज ऑफ 4F सीरीज एलिमेंट्स डिक्रीज इरेगुलरली। बीच में एक एक्सेप्शन आ जाता है, तो इरेगुलरली घटता है फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटीशियम। अब लैंथेनम को भी देखो 4F सीरीज में काउंट कर लेते हैं कई बार कंपैरिजन करने में, बट 4F सीरीज का मतलब होता है सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक। पर ठीक है, चलता है, जैसा लिखा है वैसे याद कर लेंगे। लैंथेनॉइड ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कोई नई बात नहीं है, ये पढ़ा हुआ है हमने। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का प्रभाव हम पढ़ चुके हैं डी ब्लॉक में। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब इट इज ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स। इट इज ड्यू टू वेरी पुअर शील्डिंग caused by f electrons। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन अपने ही शेल में दूसरे f इलेक्ट्रॉन्स को पुअर शील्डिंग कॉज करता है। तो और इट इज ड्यू टू इम्परफेक्ट, ये अच्छी लैंग्वेज है एनसीईआरटी की लैंग्वेज,
imperfect shielding of one electron by another in same F subshell. F सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन दूसरे F के इलेक्ट्रॉन को पुअरली शील्ड करता है एंड हेंस जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो साइज घटते हैं। कहां है घटते, घटते कहां है, ये रहे, बट इरेगुलरली घटते हैं। तो ये याद रखने वाली बात है। जैसे एक्सेप्शन क्या है, और ये जेई में ने पूछ भी लिया, शायद 2020 में या 19 में पूछा है उन्होंने एक्सेप्शन के ऊपर। यूरोपियम EU हैज लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस इन एंटायर 4F सीरीज 199 पिकोमीटर। 199 पिकोमीटर है, लार्जेस्ट है ये, और यूरोपियम बीच में आता है, तो ये एक्सेप्शन हुआ। अच्छा, आयनिक रेडियस में कोई वेरिएशन नहीं है। हाउएवर आयनिक साइज रेगुलरली किसके Ln3+ रेगुलरली डिक्रीज फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटीशियम। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन इन Ln3+ साइज। बट ये एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछ लिया दोबारा फिर आ सकता है। अब तो किसी को पता भी ना चलता कि जेई मेन 19 में कौन से क्वेश्चन आए थे, इतने सारे पेपर लेंगे और 2-3 साल बाद बच्चों को यही ना पता होगा। जैसे बोर्ड में कहते हैं ना, पिछले 10 साल के बोर्ड के पेपर सॉल्व कर लो, बस काम बन जाएगा, कुछ तो NIT मिल ही जाएगा। यही 2-3 साल बाद सिचुएशन आएगी कि पिछले 5 साल के इतने सारे पेपर होंगे कि जेई मेन के पेपर सॉल्व कर लो, कम से कम कोई तो NIT मिल ही जाएगा, 20-30 हज़ार रैंक तो आ ही जाएगी। ये सिचुएशन आएगी। तो इसलिए जो पॉइंट्स आए हैं NCERT से आए हैं। NCERT घोटो ब्लॉक केमिस्ट्री में, ब्लॉक केमिस्ट्री, मेटलर्जी, इन चैप्टर्स में, पर्टिकुलरली इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में NCERT की कोई भी लाइन आपको कंठस्थ होनी चाहिए। कंठस्थ मतलब कंठ पे एकदम आ जाए। नोट करें। नाउ थर्ड वी शैल टॉक अबाउट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। मेनली साइज और ऑक्सीडेशन नंबर पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और साथ में किस तरह कंपाउंड बनाते हैं, क्या यूजेस हैं, उन पर भी बात करेंगे। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, all lanthanides या lanthanoids are silvery white, soft metals and tarnish मतलब डल हो जाते हैं, कलर उनके शाइनिंग कलर जो है वो डल पड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ द ऑक्साइड फिल्म फॉर्मेशन। तो टार्निश रैपिडली इन एयर, टार्निश मतलब बिकम डल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द ऑक्साइड फिल्म फॉर्मेशन ऑन द सरफेस। और जैसे पर्टिकुलरली SM samarium has very hard and samarium is very hard and highest melting point in 4F series। तो एक पॉइंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट वन, मैनी Ln3+ मतलब lanthanide plus 3 ions both in solid state, मतलब compounds of Ln3+, solid state
and in aqueous solution are colored। अब ये कोई बहुत नई बात नहीं है, जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं, एफ वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर कलर्ड ड्यू टू अनपेयर्ड एफ इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से आप ये कह सकते हो। अच्छा, याद रखें लैंथेनम 3+ एंड ल्यूटीशियम 3+ डू नॉट शो कलर। ये कंपाउंड वाइट होते हैं, कलर नहीं शो करते। वो क्यों नहीं करते हैं? नहीं है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भैया, 4f14, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नहीं है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई दे डू नॉट शो कलर। अच्छा, एक और पॉइंट पहले नोट करो, ये पॉइंट्स नोट इट डाउन। First and second ionization energy of lanthanoids matches कैल्शियम। कैल्शियम मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो देखो फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी एल्कली मेटल्स एल्कलाइन अर्थ मेटल से मैच करती है। कुछ एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से मैच करती हैं। So they show properties similar to the alkaline earth metals or aluminium. तो many compounds इसते तो reactivity also matches. Also matches with calcium for early members अर्ली मेंबर्स का मतलब 14 एलिमेंट्स है 4f सीरीज में, तो पहले जो 5-6 मेंबर्स हैं वो कैल्शियम से मैच करते हैं और आखिरी के जो 7-8-9-10 एलिमेंट्स हैं दे मैच इन द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द एल्यूमिनियम। मेंबर्स ऑफ फॉर अर्लियर मेंबर्स ऑफ लैंथेनॉइड्स, बट एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज they behave like aluminium. हालांकि जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सच कंपाउंड्स इज +3। कंपाउंड्स का अगर देखें केमिकल रिएक्शंस का, तो जैसे लैंथेनम है, लैंथेनम मतलब कोई जनरल, चाहे उसमें लैंथेनम ही क्यों ना हो, लैंथेनाइड्स जितने भी हैं, लैंथेनम एलन मतलब लैंथेनाइड्स, जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे एसिड से रिएक्शन कराओ, properties are very much similar to like aluminium or calcium, so obviously they will liberate hydrogen gas, so H2 will be liberated. Then if you react with the halogens, heat करो halogens के साथ, LnX3 is formed, water में they will liberate H2, साथ में lanthanide जो होते हैं वो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे like this, कार्बन के साथ हीट करो strongly around 2500 डिग्री सेल्सियस, कार्बाइड्स आर फॉर्म्ड, एसिटिलाइड्स बोलते हैं इनको, C2 so like that they are formed। और हीट करो नाइट्रोजन के साथ में, रिएक्टिविटी इज लाइक दिस, नाइट्राइड्स बनाते हैं, सल्फर के साथ हीट करो तो बनाएंगे Ln2S3 सल्फाइड्स, हवा में बर्न करो तो दे विल फॉर्म Ln2O3 oxides, and like that they show the properties, and in most of the cases they are forming the compounds in the +3 oxidation state। ये इंपॉर्टेंट बात थी, याद करने लायक बात थी। एक दो पॉइंट्स और भी हैं कि इनके यूजेस क्या हैं, नोट करो इनको। बस लैंथेनाइड्स इतना ही था। ऐसे ही हम 20-30 मिनट के लिए बात करेंगे अबाउट एक्टिनाइड्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, तो नोट करो इस सबको।
नाउ यूजेस इंपॉर्टेंट हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन अब आ भी सकता है। तो lengthenoids are used for production of alloy steels, for plates and pipes. प्लेट्स पाइप्स का यूज कहाँ नहीं होता और बहुत ही स्पेसिफिक यूजेस के लिए इनका प्रोडक्शन किया जाता है, lengthenoids यूज किए जाते हैं, जिसमें एक बहुत ही है मिश मेटल, MISCHMETALL, डबल एल है, स्पेलिंग याद रखना, ये जेई ने पूछ लिया क्वेश्चन इसके ऊपर, आई बिलीव इट वाज 2019। क्या है ये? लैंथेनम नियरली 95%, आयरन नियरली 5%, नियरली कर दो, आधा परसेंट इधर उधर हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज, प्लस ट्रेसेस ऑफ कार्बन, सल्फर, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। प्रॉपर्टीज को, डिजायर्ड प्रॉपर्टीज के लिए, दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द मिश मेटल विच इज कॉमनली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टील्स, alloy steels, फॉर मेकिंग पाइप्स एंड प्लेट्स। मिश मेटल का इस्तेमाल कहां करते हैं? यूज्ड इन मैग्नीशियम बेस्ड alloy to produce bullets. This is very important application. कहाँ है? bullets, shell and lighter flints. बुलेट तो समझते हो, बंदूक की गोली, शेल समझते हो आप, और लाइटर फ्लिंट्स क्या होते हैं? लाइटर होता है ना, बहुत सारे लोग स्मोक करते हैं तो वो लाइटर से अपनी सिगरेट या बीड़ी जलाते हैं। बीड़ी गांव में चलती है खूब, सस्ती भी होती है मगर बहुत बुरी चीज़ होती है। तो लाइटर फ्लिंट्स जो होते हैं, जैसे वो लाइटर होता है, जैसे क्वार्ट्ज टाइप का होता है, उसके अंदर छोटा सा पीस होता है, उसे रब करते हैं तो उससे एक स्पार्क जनरेट होता है, फ्लेम बनती है, उससे तो सिगरेट या बीड़ी जलती है। तो वो जो फ्लिंट होता है, फ्लिंट मतलब अ पीस ऑफ क्वार्ट्ज, एक छोटा सा पीस होता है उसके अंदर, जो दैट इज मेड अप ऑफ दिस मिश मेटल। तो ये इसका यूज है। मिक्स्ड ऑक्साइड्स, सेकंड लिख लो, मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ lengthenoids are used as catalyst in petroleum refining और क्रैकिंग। पेट्रोलियम क्रैकिंग, तो पेट्रोलियम में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। दैट इज इट, दिस वाज द इंफॉर्मेशन, मेजर इंफॉर्मेशन आई हैव कवर्ड हियर। आप समझ भी गए होंगे। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर, 2 या 3 बार क्वेश्चन पूछ लिया जेईई मेन ने। तो ये था अबाउट द लेंथेनॉइड्स। ऐसे ही बात करेंगे अबाउट एक्टिनॉइड्स। चलिए स्टार्ट करेंगे डी एट एफ ब्लॉक में। आखिरी लेक्चर है ये, प्रॉब्ली एंड पे पहुंच चुके थे हम। 4F सीरीज पढ़ भी चुके हैं एफ ब्लॉक में, 5F सीरीज बाकी है जिन्हें हम बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। तो लिखो द एक्टिनॉइड्स। फाइव एफ सीरीज एलिमेंट्स। एक्टिनॉइड्स एक्टिनियम के बाद वाले एलिमेंट्स हैं, थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक 90 एंड दिस इज 103। क्या इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, प्रॉपर्टीज वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चलो वैसे तो थोरियम से लॉरेंसियम तक है, बट एक्टिनियम को भी काउंट कर लेते हैं। तो एक्टिनियम, थोरियम, एक्टिनियम इज 89, दिस इज 90, और साथ में थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकियम, सीएम, बीके, सीएफ, ईएस, एफएम, एमडी, मेंडलीवियम होगा ये,
O, नोबिलियम एंड लॉरेंसियम 103 एलिमेंट्स देख लो, यहां से शुरू हुए ये थोरियम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यस 14 एलिमेंट्स आर देयर आफ्टर एक्टिनियम। तो व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन? कॉन्फ़िगरेशन M का और M3+ का लिखो। सिमिलरली कॉन्फ़िगरेशन M का और M3+ का। M3+ का क्यों? बिकॉज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इवन 5f सीरीज एलिमेंट्स इज +3। जैसे लेंथेनॉइड्स का +3 था, एक्टिनियम का भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर स्टडीड इन +3। हालांकि स्टडीज ऑफ द एक्टिनॉइड्स काफी कम हुआ है बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर और रेडियो एक्टिव होने की वजह से इनकी कम स्टडीज हुई है और बिल्कुल एंड वाले एलिमेंट्स हैं तो इनका थोड़ा सा कम पढ़ा हुआ है, कम इफेक्ट है, तो हमें भी कम पढ़ना है। एनसीईआरटी में जितना दिया है उतना ही पढ़ना है। लेट अस टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्टिनियम दैट इज 6d1 7s2 एंड दिस इज 5f0 5f0 ही था कॉन्फ़िगरेशन। थोरियम का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 5f0 6d2 7s2 एंड इट फॉर्म्स 5f1। जब आपने s के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए और d का 1 रिमूव किया, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, तो d का इलेक्ट्रॉन 5f में शिफ्ट हो जाता है एंड द कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स लाइक दिस। एंड इन फैक्ट दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्यों? क्योंकि जनरल कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसा होता है ना, n-2 f 1 से 14 n-1 d 1 से 0 से 1 जनरली ये होता है एंड ns2 ये जनरल कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। और यहाँ पर d में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये एक तरीके से काइंड ऑफ एक्सेप्शन हुआ इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थोरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्टिनियम का डायरेक्टली भी पूछ लेता है जेईई मेन तो कुछ भी पूछ सकता है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, याद रखेंगे। बाकी के कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ लिखता चला जाता हूँ, आप जरूर याद करें। प्रोटेक्टिनियम 5f2 6d1 7s2 5f2 5f3 6d1 7s2 5f3 5f4 6d1 7s2 5f4 यहां तक में डी में इलेक्ट्रॉन्स हैं थोरियम से लेकर नेपच्यूनियम। उसके बाद डी में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। 5f6 7s2 5f5 5f7 हाँ अमेरिकियम 5f7 7s2 एंड 5f6। फिर डी में इलेक्ट्रॉन आता है सीएम में, तो सीएम में इलेक्ट्रॉन 5f7 एंड 6d1 7s2 5f7 then again 5f9 7s2 5f8 then 5f10 7s2 5f11 7s2 5f12 7s2 5f13 7s2 5f14 7s2 और यहां पर कॉन्फ़िगरेशन 5f9 5f10 5f11 5f12 5f13 so like that configuration will be there. And lawrencium at the last element of the 5f series is 5f14 6d1 7s2 and this is 5f14. तो गाइज ये तरीका था कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। एक ये वाला एलिमेंट है जहां पर डी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो डी में इलेक्ट्रॉन्स अगर सीरीज में देखें तो थोरियम से लेकर के नेपच्यूनियम तक एंड लॉरेंसियम और एक और कौन सीएम, इनके अंदर डी में इलेक्ट्रॉन है, बाकी डी में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। सो दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रेस्पेक्टिव M3+ कैटायंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई मेन में फ्रॉम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। नोट करो पूरी बात, नोट इट डाउन।
देन कम्स साइज। एटॉमिक साइज रेगुलरली वेरी करते हैं, बट आयनिक साइज जो है वो रेगुलरली वेरी करते हैं। आयनिक साइज रेगुलरली डिक्रीज। M3+ साइज रेगुलरली डिक्रीज across the series 5F series called actinoid contraction। जैसे lengthenoid contraction होता था, ऐसी actinoid contraction। but actinoid contraction is less dominant than actinoid contraction is less dominant than lengthenoid contraction। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा डोमिनेंट होता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में 4f ऑर्बिटल्स जो हैं, 4f ऑर्बिटल्स इन लेंथेनॉइड्स आर मोर बरीड। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन पर जेड इफेक्टिव ज्यादा लगता है, ये पुअरली शील्डिंग होती हैं। आर मोर बरीड ड्यू टू पुअर शील्डिंग of 1f electron into another in 4f सबशेल। 4f सबशेल का एक f इलेक्ट्रॉन दूसरे 4f सबशेल के f इलेक्ट्रॉन पर पुअर शील्डिंग कॉज करता है, तो दे उन पर जेड इफेक्टिव ज्यादा लगता है। दे आर मोर बरीड एंड मोर पेनिट्रेटेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। यही कारण है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर डोमिनेंट। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी तो है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो साइज तो भाई लेफ्ट से राइट जा रहा हो तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन गया और साथ में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ बाहर में f में, और वो f का इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरी तरीके से शील्ड नहीं कर पाता। इस कारण से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, इसी कारण से एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, और साइज घटते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सीरीज और अक्रॉस द सीरीज। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जेई ने पूछा हुआ है, ये याद रखेंगे। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद सबसे ज्यादा कॉमनली पूछी जाने वाली चीज है ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं भी सब एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूं, ये बहुत डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं सबके लिए। दे शो, दे कौन? एक्टिनॉइड्स शो a wide variety of oxidation states they show a wide variety of oxidation state due to similar energies of, this is also important statement। क्यों इतनी वाइड वैरायटी शो करते हैं? similar energies of 5f 6d and 7s levels। ये जो सबशेल्स हैं इनके ऑर्बिटल्स की एनर्जीज काफी क्लोज होती हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना सब्सिक्वेंट आयोनाइजेशन एनर्जीज में डिफरेंस ज्यादा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन निकालना कोई खास मुश्किल नहीं होता। 7s से भी आसानी से रिमूव होता है, फिर 6d से भी, और 5f से भी इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं होता। इसलिए ये दे शो वाइड, इवन एक्टिनॉइड्स show more variety of oxidation state than lanthanoids। तो lanthanolids के मुकाबले में ज्यादा अच्छे, ज्यादा वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अच्छा, इसी में मोर कॉमन, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। हाउएवर they show +4, +5, +6, even +7 also। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करते हैं। बस मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा, अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू सॉल्व देम।
नाउ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे हमने लेंथेनॉइड्स में पढ़ा था, नोट करो पूरी बात, नोट इट डाउन। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जैसे ऑल एक्टिनॉइड्स आर सिल्वरी मेटल्स, सभी सिल्वरी मेटल्स हैं, ऑल आर मेटल्स इन अपीयरेंस, हाईली रिएक्टिव, इनफैक्ट एक्टिनॉइड्स जो हैं वो लेंथेनॉइड्स से ज्यादा रिएक्टिव हैं, हाईली एक्टिव मेटल्स बोल दो, हाईली एक्टिव मेटल्स, particularly when finely divided, फाइनली डिवाइडेड का मतलब बारीक पाउडर के फॉर्म में है, पाउडर्ड फॉर्म। अब ये तो सरफेस केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा तो मालूम है, सरफेस एरिया सॉलिड्स का जितना ज़्यादा होगा रिएजेंट का अटैक फास्टर होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी हायर। तो नेक्स्ट पॉइंट, विद हॉट वाटर दे फॉर्म ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। अच्छा, कई बार समझ में आती है कि सर ये हाइड्राइड्स कैसे बनाएंगे, ऑक्साइड्स तो समझ में आ रहा है, तो मेटल है, मान लो आपने हॉट वाटर या स्टीम लिया, हॉट वाटर और स्टीम, तो MOH थ्राइस बना लिया, मान लो हाइड्रोजन लिबरेट हुई, दिस हाइड्रोजन रिएक्ट करता है और ये MHX भी बना सकता है, मेटल हाइड्राइड्स आर फॉर्म। तो ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स दोनों ही बना सकते हैं। एल्कलीज का इफेक्ट नहीं होता है, नो इफेक्ट ऑफ एल्कलीज ऑन दैम, हालांकि रिएक्ट विद हैलोजेंस, हैलोजन से बड़ी आसानी से रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन ऑफ HNO3 इज स्लो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फिल्म ऑन सरफेस। HNO3 का अटैक थोड़ा स्लो होता है क्योंकि ऑक्साइड की फिल्म बन जाती है, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड फिल्म ऑन सरफेस। तो ये भी हाइड्राइड्स भी बना रहे हैं, लिख भी लेंगे यहां। तो लाइक दैट दे हैव द रिएक्टिविटी एंड दे आर मोर रिएक्टिव देन लेंथेनॉइड्स। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। इसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जीज, तो ये पॉइंट नोट इट डाउन। अच्छा, ये मोस्टली जो मेटल्स हैं वो पैरामैग्नेटिक हैं, कंपाउंड्स भी पैरामैग्नेटिक हैं, मोस्ट ऑफ देम। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मोस्ट एक्टिनॉइड्स एंड कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब ये बहुत कॉमन बातें हैं, ये कोई बहुत विशेष बात नहीं है। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ सकता है एग्जाम में। अर्ली आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अर्ली एक्टिनॉइड्स आर लेसर देन दैट ऑफ
अर्ली lengthenoids, तो अर्ली lengthenoids इन द सेम ग्रुप तो खैर सबका सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब एक के नीचे एक वाली इन जनरल। तो आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ द अर्ली एक्टिनॉइड्स आर लेसर देन दैट ऑफ द अर्ली लेंथेनॉइड्स। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आएगा, 5f इलेक्ट्रॉन आर मोर इफेक्टिवली shielded from nuclear charge than the 4f electron in lanthanoids. तो 5f electrons in actinoids, तो 5f electrons in actinoids are more effectively shielded from the nuclear charge than the 4f electrons in the lanthanoids. Therefore, 5f electron are less firmly held with nucleus and hence available for bonding. ये बात अभी थोड़ी देर पहले कही भी थी हमने कि लेंथेनॉइड्स के 4f इलेक्ट्रॉन्स आर मोर बरीड और एक्टिनॉइड्स के 5f इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नॉट दैट मच बरीड एंड इजीली अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग पर्पस। तो बॉन्डिंग आसानी से करते हैं, इसलिए मोर एक्टिव हैं एक्टिनॉइड्स, आर मोर एक्टिव, मोर रिएक्टिव देन लेंथेनॉइड्स एंड शो द वाइडर वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। दिस पॉइंट इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में लिखा है, जो कहती हूँ समझ में आता है बच्चों को, और क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यू शुड राइट। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन जेईई मेन ने पूछा है, अभी 2020 में पूछा है शायद एक क्वेश्चन इसके ऊपर। क्या है मैं बताता हूं, पहले नोट करो। Now, some applications of D and F block elements. क्या एप्लीकेशंस हैं? अब आयरन एंड स्टील, कैन यू थिंक ऑफ लाइफ विदाउट आयरन एंड स्टील? हर चीज में तो ये काम में आते हैं। तो डी ब्लॉक की तो है आयरन, TiO टाइटेनियम ऑक्साइड पिगमेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, यूज्ड इन पिगमेंट इंडस्ट्री। जैसे MnO2 ड्राई सेल्स में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा तो पता होगा। जिंक का यूज भी सेल्स में किया जाता है, इन सेल्स जिंक का कंटेनर यूज करते हैं ड्राई सेल्स में। ये सब निकल कैडमियम का यूज बैटरीज में किया जाता है। साथ ही साथ जैसे यूके कॉपर कॉइन, यूके में कॉपर कॉइन है, कॉपर कोटेड स्टील होती है। कॉपर कोटेड स्टील होती है जिसे कॉइन्स बनते हैं, और इनफैक्ट सिल्वर यूके कॉइन्स भी होते हैं। सिल्वर यूके कॉइन्स, सिल्वर ही नहीं होती इसमें बस, तो कॉपर निकल होता है इसमें, एलॉय होती है ये, जैसे कॉइन्स चलते हैं यूके के अंदर। कैटलिस्ट में सबसे बड़ा यूज है एज कैटलिस्ट। डी एंड एफ ब्लॉक में कैटलिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है। जैसे ये एक इंपॉर्टेंट है V2O5, आप जानते हो, in H2SO4 प्रिपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 में। साथ ही साथ जैसे ये जेई ने पूछा हुआ है TiCl4 एंड AlCH3 थ्राइस, इसे बोलते हैं जिगलर कैटलिस्ट।
जिगलर कैटलिस्ट और जिगलर नाटा कैटलिस्ट भी बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पढ़ाते हैं इन सब चीज़ों को डिटेल में। फॉर पॉलीएथिलीन और पॉलीथीन, ये जेईई मेन ने पूछा है अभी 19 या 20 में, इतने सारे पेपर होते हैं, ध्यान भी रहता हमें। और भी जैसे कैटलिस्ट की बात करें, जिगलर नाटा कैटलिस्ट इज ऑल्सो क्वाइट फेमस, TiCl4 एंड एल्यूमिनियम का ये कंपाउंड है। आयरन इन हेबर्स प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, अब ये तो फेमस हैं। निकल हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स एंड घीज, वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं। साथ ही साथ PDCl2 वैकर्स प्रोसेस में काम में आता है। इन वैकर्स प्रोसेस, ये भी जेईई ने पूछा है अभी। और इथाइन को कन्वर्ट करता है इथेनॉल में। इथेनॉल मतलब एसिटल्डिहाइड। सिल्वर ब्रोमाइड पढ़ लिया आपने इन फोटोग्राफी। सो दीज आर द यूजेस, और ये यूजेस नहीं है, और भी बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारे कैटलिस्ट हैं। हालांकि वो सरफेस केमिस्ट्री में कैटलिस्ट में आपने काफ़ी डिटेल में पढ़ा भी होगा। तो गाइज ये था डी एंड एफ ब्लॉक, इट इज़ कंप्लीटेड प्योरली फ्रॉम एनसीईआरटी। हालांकि डी ब्लॉक में मैंने कुछ एडिशनल कंपाउंड्स पढ़ा हैं जो एनसीईआरटी में नहीं हैं, जो कि एडवांस के सिलेबस में होते हैं। तो ये था डी एंड एफ ब्लॉक। थैंक यू।